नमस्कार। स्वराज के खास इस खबर पर आप सबों का स्वागत है। हम इस वक्त हम एक खास खबर लेकर आए हैं कि हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय को लेकर जो जजमेंट दिया है, 86 पेज का वो जजमेंट है। उस जजमेंट का मतलब क्या है और उससे आने वाले समय में चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुरेश प्रसाद सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस केस को लगातार देख रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। और हमारे साथ सुरेश प्रसाद सिंह जी जुड़े हुए। सर, पहली नजर में इस जजमेंट का प्रभाव चुनाव पर क्या पड़ सकता है? देखिए संतोष जी, इस जजमेंट का प्रभाव चुनाव पर यह पड़ेगा कि इन्होंने जो काउंसिलर्स के लिए और मेयर के लिए डिप्टी चेयरमैन के लिए जो रिजर्वेशंस किए थे, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था। और ये लोग बिना किसी सर्वे के, बिना किसी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के कि हाँ शायद नेट की प्रॉब्लम हो रहा है। हम आपको बता दें कि इस वक्त सुशील जी सोशली इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, इन लोगों ने वो किया नहीं। और अब जब यहाँ पर जब मामला आया कि भाई सुनील कुमार के जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन नहीं किया गया और आनंद फानन में रिजर्वेशन सीधे दे दिया गया सीट्स के आधार पर। उसमें बहुत से सीट्स ऐसे थे जिसमें बीसी का जो रिजर्वेशन होगा वो 20% आउट ऑफ टोटल 50% से एक्सीड नहीं हो सकता है। बहुत से केसेज में ये था कि विदाउट सर्वे आंख मूंद के जो चाहे आर्बिट्रेरी इन्होंने रिजर्व घोषित कर दिया। हाईकोर्ट ने उसी को माना कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट करना था आपको कि ये जो प्योर जो आपने रिजर्वेशन दिया है उसमें बैकवर्ड का ईबीसी का क्या आधार है और कैसे आपने देखा है कि ये वहां पर रिजर्वेशन लाई करता है, इसके आलोक को इसको बिना सर्टेन किए हुए आपने रिजर्वेशन दे दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग को ये चाहिए था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी है, इसको सरकारी विभागों पर रिलाई नहीं करके इसको स्वतंत्र रूप से इस बात की समीक्षा करनी चाहिए थी कि ये जो आरक्षण दिए जा रहे हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ रिजर्वेशन कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके समानुपातिक है कि नहीं, इसका इन्होंने वायलेशन किया था। क्योंकि इन्होंने बिहार सरकार से ओपिनियन मांगा, बिहार सरकार के डिपार्टमेंट से मांगा और उन्होंने कहा कि नहीं नोटिफाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को आधार लेके नोटिफाई कर दिए थे। हाईकोर्ट ने यही कहा कि चूंकि आपको तीनों तरीके से आपको देखना है कि सोशली इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। पहले का जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था वो पॉपुलेशन के आधार पर होता था और वो भी रोटेशनली होता था कि हाँ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव इलेक्शंस के बाद वो बदल जाएंगे। तो आपने ये कर दिया कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे, यहाँ पर सीट्स को इन्होंने कर दिया कि नहीं इतने सीट्स होंगे। तो सीट्स होंगे तो किस आधार पर होंगे? बैकवर्डनेस का आधार क्या होगा? उनका क्या सोशली रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? अगर बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत जो बैकवर्ड क्लासेज उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि ये समानुपातिक रूप से यहाँ वो जो रिजर्व सीट हम कर रहे हैं, जो आरक्षित सीट कर रहे हैं, उसका आरक्षण वाकई समानुपातिक है कि नहीं। और वो जो रिजर्वेशन का जो रूल्स है, जो 50% से अब नहीं होना है, उसको एक्सीड करता है कि नहीं। उसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का भी, बीसी का भी, शेड्यूल ट्राइब्स का भी और बैकवर्ड क्लासेस का भी रिजर्वेशन था, जिसके इन्होंने अनुपालन नहीं किया था। इन्होंने कोई डिटेल सर्वे नहीं कराया था, उसका स्टडी नहीं कराया था और विदाउट सर्वे आर्बिट्रेरी अपने मन से, चाहे जो भी रीजन हो या पॉलिटिकल माइलेज लेना हो या जो भी हो, इन लोगों ने ऐसा कर दिया है। इसी को हाईकोर्ट ने कहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने, कि ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंप्लीट उल्लंघन है। इसलिए अविलंब इसको नोटिफाई किया जाए और रिव्यू कीजिए अपने रिजर्वेशन जो सीट्स दिए हैं, इस नए रिजर्वेशन सीट्स में आप उस नंबर को रिव्यू कीजिए और देखिए कि बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन था, बैकवर्ड कमीशन, उसने क्या रिपोर्ट दिया है। तो आज तक ऐसा कोई रिपोर्ट है नहीं कि जो भी है ओल्ड सेंसस पर आधारित है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में आपको ये करंट आपको स्टडी करना है और देखना है, ताकि इसका ओरिजिनल तो कॉन्सेप्ट यही ना है कि जो भी अनप्रिविलेज्ड पर्सन, अनरिप्रेजेंटेड क्लास है, उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि किसी का रिप्रेजेंटेशन
काट के किसी को रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, आप देखें कि हाँ नेट की कुछ समस्या है। और हम आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें कि मुख्यमंत्री से महाधिवक्ता मिलने उनके आवास पर गए हैं और आवास पर पहुंचकर इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत हो रही है, लंबी बातचीत हो रही है कि हाईकोर्ट के इस आदेश पर आगे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अब बाध्यता है कि इस तरह के रिजर्वेशन पॉलिसी को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक बॉडी है और वो हाईकोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें एक्ट करना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इन सब के बावजूद सरकार ने जिस तरीके से चुनाव कराने की घोषणा की, सुशील मोदी उस घोषणा से पहले ही आपत्ति जताई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन होना चाहिए, उसके बाद अधिसूचना जारी होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट की उन आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ और इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी। चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में है, 10 को पहले चरण का चुनाव भी होना है। और खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विचार कर रही थी, वो फिलहाल टाल दी गई है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से संपर्क में है और बिहार की सियासत जिस तरीके से आपको पिछड़ा और अति पिछड़ा को लेकर गोलबंदी की चलती आ रही है, ऐसी स्थिति में अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म कर सभी सीटों को सामान्य करके चुनाव कराना सरकार के लिए संभव होता नहीं दिख रहा है। और यही समस्या मध्य प्रदेश में भी खड़ी हुई थी, जिस वजह से 8 साल बाद इस बार चुनाव की घोषणा हुई, लेकिन घोषणा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद सरकार वहां पहुंची थी और सरकार के पहुंचने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी गठित करते हैं और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम अति पिछड़ा को रिजर्वेशन देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उन्हें अनुमति दी और उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है। सुरेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। सुरेश जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हाई कोर्ट का निर्णय हुआ है, अभी मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता को बुलाया है, महाधिवक्ता क्या ओपिनियन है हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के बीच, क्या अब उनके बीच कौन सी कड़ी ऐसी बची है जिसको लेकर वो इलेक्शन टालते हैं या फिर इलेक्शन को आगे बढ़ाते हैं? क्योंकि आधे जजमेंट साफ है कि जो अति पिछड़ा का आपने जो रिजर्वेशन किया है वो सामान्य श्रेणी में आप उन सीटों को घोषित करें। क्या आपको लगता है कि बिहार की जो राजनीति का जो नैरेटिव है अति पिछड़ा की राजनीति को लेकर, ऐसे में इलेक्शन कमीशन, क्योंकि स्वायत्त बदी तो है कहने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के हर उस निर्देश का जो टेबल के अंदर टेबल जो निर्देश दिया जाता है उसका उन्हें अनुपालन करना ही करना है। ऐसी स्थिति में जो मध्य प्रदेश की जो स्थिति बनी थी, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर फिर से एक नई कमेटी बनाने के लिए आग्रह कर सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपने पॉलिटिकल कंपल्सन्स के लिए शायद सर्वोच्च न्यायालय में जाएं। हालांकि ये माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है, ये आदेश टोटल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर करते हुए किया गया है, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगा। किंतु ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपनी छवि को बचाने के लिए। नहीं, अभी जो मध्य प्रदेश में जो वाकया हुआ, इसी तरीके से चुनाव की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई थी। फिर हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंटरफेयर करे, वो चुनाव रोक दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार ने ये कहा कि हमें जो 3 मैन कमेटी बनानी है, जो पिछड़ा आयोग का जो गठन होना है, उसकी अनुमति दे और उसके रिपोर्ट के आधार पर हम चुनाव कराना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुमति दे दी और उसके बाद वो कमेटी गठित हुई और उस रिपोर्ट के आधार पे अति पिछड़ा का रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो क्या राज्य सरकार के पास, बिहार की सरकार के पास सिर्फ यही विकल्प है? मात्र यही विकल्प लगता है। कमीशन का रिपोर्ट मांगे, कमीशन का रिपोर्ट आने के पश्चात ही उसको करें। शायद यही एकमात्र रास्ता इनके लिए है आज की स्थिति में, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के अनुरूप ही होगा। तो ये माना जाए कि जो स्थानीय नगर निकाय का जो अधिसूचना जारी हो गई थी, 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होना और 20 तारीख को दूसरे चरण का मतदान और अंतिम चरण का मतदान होना, तो ये इस आदेश के बाद चुनाव स्थगित होगा? देखिए, कायदे से तो अब स्थगित हो जाना चाहिए सब चुनाव को ही, क्योंकि एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं कराएंगे, मात्र काउंसिलर का चुनाव करा देंगे। इससे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो जाएगा बॉडी का ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो रह जाएगी वहीं पर, क्योंकि जब तक उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा तब तक तो फंक्शनल हो नहीं पाएगा वो। इसलिए हमको ऐसा उम्मीद प्रतीत हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है
कि टोटल ही चुनाव की गतिविधि को सरकार कुछ दिन के लिए टाल दे, तब तक जब तक कि कोई पुनः कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश या इंडिया कमीशन का रिपोर्ट ना आ जाए। अच्छा, ये कमीशन गठित करने में सरकार को क्या परेशानी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट 2010 में ही आया है और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इसकी वजह से 7 साल 8 साल बाद चुनाव हुआ है। और हम आपको बताएं कि ये जिस समय अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही थी, सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पहले आप कमेटी गठित कीजिए, उसके बाद आप चुनाव की प्रक्रिया शुरू कीजिए। और उसके बाद क्योंकि हाईकोर्ट इस पर रोक लगा सकती है, अभी हाईकोर्ट के रोक के बाद थोड़ी देर पहले सुशील मोदी ने ट्वीट किया और सीधे सीधे नीतीश कुमार पर वो हमला बोले हैं कि नीतीश कुमार की जिद का परिणाम है कि बिहार के नगर निकाय चुनाव के अंदर अति पिछड़ों के आरक्षण को पटना हाईकोर्ट को समाप्त करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के किसी भी चुनाव के अंदर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसके पहले मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को रोक दिया था। बिहार के एडवोकेट जनरल और राज्य निर्वाचन आयोग ने बार बार राज्य सरकार को बताया ये गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। और अब उसी का परिणाम है कि अति पिछड़ों को जो बिहार के नगर निकायों में आरक्षण मिला हुआ था, उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया है। अब चुनाव कराने में कम से कम साल 1.5 साल लगेंगे। यानी बिहार के हजारों अति पिछड़ा समाज के लोग जो मेयर बनते, डिप्टी मेयर बनते, उसको आपने अगले 1 साल तक बनने से रोक दिया। नीतीश जी बताएं कि एडवोकेट जनरल ने आपको शुरू में क्या राय दी थी, राज्य निर्वाचन आयोग की क्या राय थी? क्या ये स्पष्ट नहीं था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन कीजिए, उसके बिना आप चुनाव नहीं करा सकते। यह पॉलिटिकल रिजर्वेशन, नौकरियों के आरक्षण से अलग है। लेकिन आपने न तो एडवोकेट जनरल की राय मानी, न उनकी बात को माना, न ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश को माना। आप अपनी जिद पर अड़े रहे। उसी का परिणाम है कि पटना हाईकोर्ट को मजबूरन बिहार के नगर निकाय चुनाव को स्थगित करने का आदेश देना पड़ा है। ये जानबूझकर ईबीसी के रिजर्वेशन के मामले को फंसाना चाहते हैं। जब से ये लालू के गोद में गए हैं, ये ईबीसी पॉलिटिक्स से दूर हटना चाहते हैं। एक तो ये राजनीतिक सुशील मोदी इंतजार करते हैं इन बातों को लेकर, लेकिन अब सरकार के पास क्या विकल्प है? आपको क्या लगता है कि उनकी जो ईबीसी राजनीति है वो भी बनी रहे, ईबीसी के लोगों को आरक्षण का लाभ भी मिले, इसके लिए क्या विकल्प है सरकार के सामने? देखिए, हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी इस पर अपने जो अनिच्छा जाहिर की थी, एक तरह से आक्रोश व्यक्त किया था। उसको आप जजमेंट के पैराग्राफ 109, 110 में जाएंगे, देखेंगे कि डिले ये जो जितना भी हो रहा है, अभी सरकार ने एक इसमें प्री लिया था कि पहले भी तो चुनाव कराए गए, उसमें ये जो आधार लिया गया है, इसको आधार नहीं लिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था। मेरी आवाज नहीं आ रही सर? आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आवाज कट गई थी मेरी। हाँ जी। देखिए, कमीशन का अपॉइंटमेंट जो होता है, इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा जी। और बाकायदा उसमें वैसे इफेक्टिव लोगों को लाना पड़ेगा कमीशन में, जो जाए और जाकर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेट करें इस चीज को। और उसमें कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई बातें आ सकती हैं, इनकी आरे आ सकती हैं। हमको लगता है कि इस पर विलंब होने का कारण यही मात्र है। नहीं तो बहुत पहले अगर इस बात का अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया था कि आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, बैकवर्ड कमीशन, और कमीशन बनाकर और सर्वे कराएं सभी क्षेत्रों में जाकर के कि कहाँ कहाँ कितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का लैकनेस है, और जहां लैकनेस हो उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दीजिए। क्योंकि यह इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि जो उपेक्षित वर्ग हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए पॉलिटिकली भी, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन हो और उनके जो मुद्दे हों वो अनरिप्रेजेंटेड न रहे। तो आपको क्या लगता है कि कितना वक्त लग सकता है ये पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में? अगर थॉरो इन्वेस्टिगेशन कराया जाए कमीशन का, तो किसी प्रकार से 3-4 महीने से कम में हो नहीं सकता है। इस साल में तो होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मतलब प्रक्रिया काफी लंबी है। अच्छा, तो ये माना जाए कि फिलहाल चुनाव की जो प्रक्रिया है अंतिम चरण में, क्योंकि देखिए कल ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था कि अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी में अगर बदलाव होता है तो फिर आप ना कोर्ट जा सकते हैं, ना आप अपने सदस्यता को लेकर कह सकते हैं कि हमने चुनाव जीत लिया।
तो वो कल के ही उस लेटर से दिखने लगा था कि इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में कहीं कहीं गंभीरता से विचार कर रही है कि आने वाले समय में अगर हाईकोर्ट का कोई जजमेंट आए और उससे जीते हुए प्रत्याशी को हटना पड़े, हाँ, वो उस विवाद को रोकने के लिए उन्होंने पत्र जारी कर दिया था। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन, हालांकि 4 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, वो समय फिलहाल टल गया है। खबर आ रही है कि लगातार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अधिकारियों का आना जाने का सिलसिला जारी है। आपके महाधिवक्ता भी पहुंच चुके हैं सीएम आवास पे, बातचीत चल रही है। क्या नतीजा सामने आ सकता है? चुनाव तो टलेगा, ये तो लगभग तय हो चुका है। आने वाले समय में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या रिप्रेजेंटेशन रख सकती है? आपने जो कहा उसके अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं है। या तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर समय लें, और नहीं तो ये रिव्यू करें, और रिव्यू करें तो पुनः चुनाव कराने के पहले इनको सर्वे करना ही पड़ेगा, कमीशन का रिपोर्ट लेना ही होगा। इसके अलावा कोई और कोई चारा है नहीं। कोई चारा इनके पास, इस जजमेंट के बाद कोई चारा इनके पास नहीं है, लगता नहीं है। पटना बिहार में तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से हो जाए तो बात और है। तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो अभी तो 2 दिन दुर्गा पूजा का बंद ही है, मतलब 10 तारीख का तो फिलहाल वो इलेक्शन तो चला ही गया। और व्यवहारिक रूप से भी चेयरमैन का पोस्ट और वाइस चेयरमैन का पोस्ट खाली रहे तो वो निकाय फंक्शनल होगा कैसे? कोई अपना प्रस्ताव पारित हो सकता है, कुछ केवल काउंसिलर चुन के बैठे रहेंगे। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब तक चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं हो पाता है तब तक तो अधूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन वो बॉडी का होगा। और पहली बार जो है सो डायरेक्ट जनता को चुनना था, ये दोनों पद के उम्मीदवार। हाँ, दोनों पद के लिए डायरेक्ट चुनना था पहली बार। मतलब कानूनी पेचीदगी में फंस गया पूरा मामला। प्रत्याशियों का मेहनत जाया हो गया जी, हम लोग इतना ही कर सकते हैं जी, क्योंकि प्रत्याशी तो केवल लीगल नाइसिटी जानता नहीं है। वो तो नोटिफिकेशन बिहार सरकार का आया, नोटिफिकेशन कमीशन का आया, उसने नॉमिनेशन कर दिया। अब जो उनका पैसा और वक्त बर्बाद हुआ होगा वो जाया हो गया। हाँ, क्योंकि देखिए कई जगह से 2-3 दिनों से ही लगातार लोगों का फोन आ रहा था कि हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आएगा, तो हमें लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इतर हाई कोर्ट जाइए तो संभव ही नहीं था। मध्य प्रदेश सरकार जिस स्थिति में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई वो भी लगभग स्पष्ट था। इसलिए सुशील मोदी लगातार हमला भी कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं आपको कमेटी गठित कर लेनी चाहिए। लेकिन जो उम्मीदवार खड़े थे, अरे कई जगह से तो खबर ये आ रही है कि लोग नाला बनवा रहे हैं, रोड ढलाई कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं। और दुर्गा पूजा में हाल ये हो गया कि हर पंडाल में जाके 5 से 10 से 20 से 50 हजार रुपया चंदा देना पड़ रहा है। जो भी मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार है, जहां कहीं भी डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, अब हर जगह हो रही है। खर्चा जो होना था सो हो गया। अब पता नहीं अब इलेक्शन, अब वो उम्मीदवार रह पाते हैं या नहीं रह पाते, फिर नए तरीके से चीजें आएंगी। तो ये माना जाए कि अब नए तरीके से ही या नए सिरे से ही चुनाव होगी, तय हो गया लगभग। संभावना ज्यादातर इसी की है। चलिए, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुरेश प्रसाद सिंह जुड़े हुए थे, जो इस केस को लगातार देख रहे थे और जिन बातों को लेकर ये कयास लगाई जा रही थी कि अब चुनाव का क्या होगा। तो ये तय मानिए कि चुनाव स्थगित होगा। 10 तारीख का जो चुनाव है वो तो स्थगित होगा ही होगा। बाकी उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मामले में वो चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि मध्य प्रदेश सरकार को कमेटी गठित करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। फिर कमेटी गठित होने के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर वो चुनाव वहां पे कराए। अब देखना यह है कि सरकार कितना वक्त लेती है, लेकिन फिलहाल स्थानीय नगर निकाय के चुनाव को लेकर जो प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी, लोग जनसंपर्क अभियान में लगे हुए थे, लोगों का काफी खर्च भी हुआ है, वो चुनाव स्थगित हो जाएगा, ये अब साफ दिखने लगा। चलिए, सुरेश प्रसाद सिंह जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीच पूजा हम आपको उठाकर इससे बात, क्योंकि ये 12 बजे के बाद से जैसे ये खबर आई, अधिकांश एडवोकेट से संपर्क नहीं हो पा रही थी। सीनियर सब लोग दुर्गा पूजा में लगे हुए थे। आपको भी इससे पहले कई बार कॉल किए, फोन आप उठा लिए, बात हो गई और लोगों में जो एक जिज्ञासा था कि क्या होगा आने वाले समय में, इलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम लोग जनता के बीच जाएं या ना जाएं। तो ये लगभग स्पष्ट हो गई कि अब फिलहाल इलेक्शन टल गया है और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा उस आधार पे, मतलब जजमेंट के आधार पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होगा उस आधार पर बिहार में अस्थायी
नगर निकाय की चुनाव होगी, ये लगभग तय हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये आपने सुन लिया पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे सुरेश प्रसाद सिंह, जो इस केस को देख रहे थे। ये भी इस केस में एक पार्टी थे और इन्होंने बताया कि जजमेंट का मतलब क्या है। मतलब साफ है कि अब जो 10 तारीख को चुनाव होना है वो तो रद्द होगा ही होगा, 20 तारीख का भी चुनाव लगभग रद्द है, और उस बीच में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले से जजमेंट 2010 में जजमेंट दे रखा है, उस जजमेंट के आधार पर किस तरीके से वो कमेटी गठित करते हैं, फिर कमेटी का रिपोर्ट आता है और उस रिपोर्ट के आधार पे चुनाव होगा। इस जजमेंट का यही मतलब है। चलिए फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।